बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए सभी प्रश्न उत्तर आपको देख लेना है आपकी एक बार। ये सभी प्रश्न उत्तर आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत ही मदद करेंगे। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला आप इसमें आपको देख लेना है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर आपको प्रकाश डाल देना है। यदि इसकी प्रवृत्तियों की यदि हम बात करें तो इसकी आदिकाल में जो हुआ था, ये युद्धों का सचित्र चित्रण इसमें किया गया था और कल्पना का अधिकता एवं राष्ट्रीय एकता का अभाव था इसमें। ये सभी इसकी जो है प्रवृत्तियां हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्राकृतिक चित्रण हुआ था, जनसंपर्क की कमी, ऐतिहासिकता का अभाव था। ये सभी इसकी प्रवृत्तियां हैं, आपको देख के लिख देना है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन। भक्ति काल के प्रमुख काव्य शाखाएं कौन सी हैं, आपको बताना है। भक्ति काल की काव्य शाखाएं कौन सी हैं? यदि इसकी हम काव्य शाखाओं की हम बात करें तो पहली इसकी शाखा है संत काव्य शाखा, दूसरी है सूफी काव्य, तीसरी है राम काव्य शाखा और चौथी है कृष्ण काव्य शाखा। इसकी 4 शाखाएं हैं। ठीक है, आपको देख लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ भक्ति काल की 3 प्रमुख विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। भक्ति काल की कौन सी विशेषताएं थी आपको बताना है। इसमें जो था भक्त का प्रावधान था, यानी भक्ति के प्रति आराधना थी लोगों की। और दूसरी इसकी जो विशेषता है आदर्श एवं सुधारवादी मनोवृत्ति थी और गुरु की महत्ता थी। गुरु की इसमें सबसे ज़्यादा महत्ता थी। ये इसकी 3 विशेषताएं होगी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। सूफी कवियों की सामाजिक चेतना को आपको स्पष्ट करना है। सूफी कवियों की सामाजिक चेतना क्या होती है, इसको आपको स्पष्ट करना है। देखिए, सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इससे दार्शनिक मत सिद्धांतों को पुष्ट किया गया है। उन्होंने इसे लोक और परलोक दोनों के लिए उपयोगी और उपादेय बताया है। और इस कवियों का प्रयास यही रहा है कि हिंदू मुस्लिम संस्कृत को एक दूसरे के सन्निकट ला दिया जाए। यद्यपि उन्होंने इस्लाम धर्म की मुख्य चेतना को ग्रहण किया था, किंतु उन्होंने हिंदुओं में रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, चिंतन प्रणाली और पौराणिकता को अपनाते हुए अपनी उदारता एवं सहिष्णुता का भी परिचय दिया और ईश्वर और जीव के विषय में भिन्न प्रकार के चित्र प्रस्तुत किए और एकेश्वर और सर्वेश्वरवाद और अनंतता समर्थन भी किया। इस सभी का एक बार पढ़ लेना आपको वीडियो को रोक के, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भक्त भक्त काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग काल क्यों कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने हिंदी साहित्य में लिखा है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग है, क्योंकि किसी भी जात का यानी श्रेष्ठ भावनाएं उसके धार्मिक विश्वास में रहती हैं। इसलिए वह साहित्य जो धर्म को ठोस आधार भूमि को लेकर चलता है, उस जात को श्रेष्ठ व अमर साहित्य है। और हिंदी साहित्य में भक्ति युग का साहित्य हमारी जात को श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं को लेकर चलता है और यह युग स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, इतनी आपको डिफिनेशन यहाँ तक आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक सबसे देखा जाए तो आप चाहे तो यहाँ से और भी डिफिनेशन आपको इसमें लिखी हुई है श्याम सुंदर दास के अनुसार कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे यानी सिद्ध कवियों और महात्माओं की वाणी उसके अंतकरण से निकलकर देश के कोने कोने तक फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में मान्यता भक्त युग कहते हैं और निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेना है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे प्रेम मार्गी काव्य धारा से आप क्या समझते हैं। हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। प्रेम मार्गी काव्य धारा की हम बात करें तो इस काव्य धारा में कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है और प्रेम का मार्ग साधना का मार्ग है। प्रेम का संचार जब तक हृदय में नहीं होगा तब तक सच्चा प्रेम यानी स्वरूप ईश्वर में प्रकट नहीं हो सकता है। इसकी डिफिनेशन यहाँ तक आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है रीत काल के काव्य की कितनी शाखाएं हैं, आपको नामों उल्लेख करना है। रीत काल के हम शाखाओं की हम बात करें तो इसमें जो है इसमें पहली इसमें दी हुई है रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। इसकी 3 इसकी यानी धाराएं हैं। ठीक है, यह इसकी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है रीत काल के 5 प्रमुख कवियों का आपको नामों उल्लेख करना है। रीत काल के 5 प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। हाई लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यदि रीत काल के कब पूछ रहा तो आपको केशव दास लिख देना है, भूषण लिख देना है, चिंतामणि, देव बिहारी, ये सभी जो है रीत काल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, इसको देख लेना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको 100% प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।
रीतकाल के 5 कवि, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पुष्टि मार्ग क्या है। पुष्टि मार्ग की यदि हम बात करें तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। और पुष्ट का अर्थ होता है अनुग्रह, और साहित्य में पुष्ट का अर्थ होता है यानी सेवा मार्ग भी है। अर्थात भक्ति का वह मार्ग पुष्ट मार्ग कहलाता है जिसके द्वारा सेवा करते हुए भगवान की कृपा या अनुग्रह प्राप्त किया जा सके। और यह 4 प्रकार की मानी गई है, मर्यादा पुष्ट, प्रवाह पुष्ट, पुष्ट पुष्ट और शुद्ध पुष्ट, ये 4 प्रकार की मानी गई है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ अष्टछाप कवियों का नाम उल्लेख करना है। अब अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। यदि अष्टछाप के हम कवियों की यदि हम बात करें तो आचार्य वल्लभ के पुत्र यानी गोस्वामी विठल नाथ के वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभदास, सूरदास और परमानंद दास और कृष्णदास। और आपने अपने 4 शिष्यों जैसा कि आपका गोविंद स्वामी थे, नंद दास थे, चित स्वामी और चतुर्भुज दास को लेकर अष्टछाप का एक मंडल एक हिसाब से देखा जाए इसका गठन किया। ये सभी इसके कवि हैं। कवियों के यहाँ से नाम उल्लेख करने को पूछेगा तो इसके जो कवि हैं वल्लभाचार्य जी भी है, कुंभदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सभी इसके कवि हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न का दिया हुआ, भारतेंद्र युग के प्रगतिशील कवियों का नाम बताना है। भारतेंद्र युग के प्रगतिशील कवि कौन कौन से थे। भारतेंद्र युग की जब भी बात आएगी तो इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जरूर रहेंगे, और प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट, बालुक गुप्त जी हैं, और श्रीधर पाठक जी हैं। ये सभी इसके जो हैं कवि हैं, देख लेना है। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, भारतेंद्र को नवयुग का अग्रदूत क्यों कहा गया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को अग्रदूत का क्यों कहा गया है। भारतेंद्र जी का जिस समय यानी आविर्भाव हुआ उस समय देश का मध्ययुगीय पौराणिक जीवन में लुप्त तथा पतित था, यानी नवीन ऐतिहासिक कारणों से विशेषता नवीन शिक्षा और वैज्ञानिक आविष्कारों के यानी फलस्वरूप हिंदी प्रदेश के नवयुग की यानी अवतारणा हुई और लेखकों के यानी विचार स्वतंत्र का जन्म हुआ। इस तरह से आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए इसकी जो रचनाएं थे ये देश प्रेम पर आधारित थी। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का आपको नाम उल्लेख करना है। अब द्विवेदी युग के कवि कौन कौन से हैं, इसके हम कवियों की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं द्विवेदी युग के कवि, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, अयोध्या जी से कहते हैं, और गोपाल शरण सिंह हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, रामचरित्र उपाध्याय जी हैं। ये सभी इसके कवि हैं, ठीक है, द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। द्विवेदी युग का जो नामकरण है किसके युग पर हुआ है, सभी को पता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, द्विवेदी युगीन कवियों के पथदर्शक के रूप में महावीर प्रसाद के महत्व की प्रतिपादित आपको करना है, इसके महत्व आपको बताना है। द्विवेदी जी ने कविता के माध्यम से ही अपने युग का पथ दर्शन किया है। उन्होंने अपने युग में कवियों को गद्य के माध्यम से ही नहीं बल्कि पद्य के माध्यम से भी नए विषयों को अपनाने की प्रेरणा दी। फलता हिंदी यानी कविता से रीतकालीन विषय संकोच दूर हुआ और कई यानी कवि तमाम नए विषयों पर कविता लिखने लगे, ठीक है। अगला प्रश्न का दिया हुआ, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, आपको लिखना है 5 प्रवृत्तियाँ, जैसा कि व्यक्तित्व अभिव्यक्ति पर जोर इसमें था, और प्राकृतिक चित्रण था इसमें, और इसमें स्वर में वेदना का प्राधान्य था, और राष्ट्रीय भावना का उफान था, और रहस्य की अभिव्यक्ति थी। ये सभी इसकी जो है प्रवृत्तियाँ हैं। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद की चतुर्थाई का क्या अर्थ होता है। देखिए, राष्ट्रवाद की जो चतुर्थाई का जो अर्थ होता है ये 4 कर्तव्य कवियों को रूप में माना गया है। इसमें प्रसाद पंत जी हैं, निराला जी है और महादेवी वर्मा जी है। जयशंकर प्रसाद जी है, सुमित्रा नंदन पंत जी है, और निराला जी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां पर आपको प्रकाश डालना है। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, इसमें जो था पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विरोध था, और बौद्धिकता की प्रधानता थी, और इस धर्म और ईश्वर का विरोध, नारी के प्रति नूतन दृष्टि, परंपरा एवं पुरातन के में ध्वंस की कामना, ये सभी इसकी जो है प्रवृत्तियां हैं प्रगतिवाद की। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 20 नंबर,
प्रयोगवाद का जन्म किसके विरोध से हुआ? प्रयोगवाद का जो जन्म है किसके विरोध से हुआ है? प्रयोगवाद का जो यानी आधुनिक हिंदी कविता के प्रयोगवाद का जन्म छायावाद की अतिशय यानी अशरीक कल्पना, सूक्ष्मतावादी सौंदर्यबोध एवं एकता के विरोध से हुआ है। ये आपको देख लेना एक बार। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक है ये आश्रय जी को आज्ञा जी को माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों का आपको नाम उल्लेख करना है। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि क्या है? हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल देख लेना आपको। प्रयोगवाद के हम कवियों की बात करें तो इसमें आपके सच्चिदानंदन जी हैं और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, गिरजा कुमार माथुर जी हैं, और इसमें बहुत सारे आपके कवि हैं, जैसा कि आपका अग्रवाल जी हैं, भरत भूषण अग्रवाल जी, मुक्तिबोध जी हैं, और बहादुर सिंह है, नारायण व्यास जी है, नरेश मेहता है, धर्मवीर भारती है, रघुवीर शाह है, ये सब इसके कवि हैं। ठीक है, आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कभी आपको तैयार कर लेना है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर का आपको उल्लेख करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। नई कविता की हम प्रवृत्तियों की हम बात करें तो इसमें लघुमानस की प्रतिष्ठा थी और व्यक्तित्वता थी, राजनीतिक संगणना थी, नारी की यानी स्वास्थ्य रूपांकना थी, ये सभी आपको देखना है। अगला प्रश्न का दिया हुआ, छायावाद काव्य की किन्हीं 3 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम छायावाद की विशेषताओं की बात करें तो इसमें प्रेम और सौंदर्य का निरूपण किया गया था और वेदना एवं निराशा की भावना थी, नारी के गरिमामय रूप का चित्रण इसमें किया गया था छायावाद में। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, नई कविता के प्रमुख कवियों के आपको नाम बताना है। नई कविता के जो प्रमुख कवि थे ये सच्चिदानंदन, हीरानंद वासव जी थे, आज्ञा जी हैं, और दूसरे जो इसके कवि हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं, इसके कवि धर्मवीर भारती जी भी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी भी हैं, ये सभी आपको देख लेना, वीरेंद्र कुमार जैन भी हैं, ये सभी इसके कवि हैं। ठीक है, समकालीन हिंदी कविता से क्या अभिप्राय है? अब समकालीन हिंदी कविता से क्या अभिप्राय है इसके बारे में आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो ये देखिए, कुछ विचारकों समीक्षा के अनुसार सन 1960 तक नई कविता मर चुकी थी और वे सन 1960 के बाद के युग को समकालीन कविता का नाम देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? नवगीत का जो सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, नामोल्लेख किसने किया था? तो इसमें जो है यह सर्वप्रथम राजेंद्र प्रसाद सिंह ने आपका 1958 ईस्वी में गीतांजलि में किया था इसका उल्लेख। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, विद्यापति किस राजा के दरबार में थे? विद्यापति किस राजा के दरबार में थे? ये जो थे ये राजा शिव सिंह के दरबार में थे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि किसने और क्यों दी थी? अभिनय यदि इसकी हम बात करें तो विद्यापति को अभिनय और जयदेव की उपाधि शिव सिंह ने प्रदान की थी, क्योंकि विद्यापति राजा शिव सिंह को यवनेश्वर से मुक्त कराने के लिए दिल्ली चले गए और सुल्तान को यानी प्रसन्न कर उन्हें दिल्ली से वापस लाए, और राजा शिव सिंह जब सिंहासन पर बैठे तो प्रसन्न होकर विपसी ग्राम यानी विद्यापति को दान में दे दिया और अभिनय जयदेव की यानी उपाधि प्रदान कर ली। ठीक है, अगला प्रश्न का दिया हुआ है, विद्यापति की प्रमुख आश्रिताओं की आपको यहाँ से देख लेना है, नाम उल्लेख करना है। इसमें यदि इसकी बात करें तो कीर्ति सिंह, देव सिंह है, शिव सिंह और शिव वासदेवी। ठीक है, सूरसागर का विषय क्या है? ये कृष्ण लीला है। ठीक है, सूरसागर का विषय, सूरसागर पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? श्रीमद् भगवत गीता का प्रभाव है। सूरसागर में किस भाषा और शैली का प्रयोग हुआ है? सूरसागर में ब्रज भाषा और पद शैली का प्रयोग हुआ है। सूरसागर के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरसागर के यानी सूरदास जो थे, सूरदास के जो गुरु थे ये थे वल्लभाचार्य जी थे, सभी को पता होगा। सूर के यानी किन कवि रचनाओं में प्रामाणिकता संदिग्ध है? सूरदास की किन रचनाओं में यानी प्रामाणिकता सिद्ध है, संदिग्ध है, जिसमें सूरसागर और साहित्य लहरी में है। ठीक है, बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न का दिया हुआ, सूर भक्तिकाल की किस
शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? सूर जो हैं भक्ति काल के किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? सगुण धारा के कृष्ण छाई यानी कृष्ण शाही शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न का दिया हुआ, सूर की भक्ति किस प्रकार की है? सूर की भक्ति जो है ये आपका सख्य भाव की है। और सूर सागर में कितने स्कंद हैं? और भ्रमण गीत सूर सागर के किस स्कंद से संबंधित है? तो इसकी हम बात करें, सूर सागर में कितने स्कंद हैं? तो 12 स्कंद हैं, ठीक है, स्कंद हैं। और भ्रमण गीता सूर सागर में 10वें स्कंद से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, सूरदास की रचनाओं को आपको नाम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न का दिया हुआ, सूरदास के वर्णन को तैयार कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर तुलसीदास हो गए, इनकी रचनाएं क्या होती, इनके जीवन परिचय जैसे हो गया, इनके गुरु कौन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर ने अपनी किस रचना में के कारण प्रसिद्धि मिली? सूरदास जी थे, इनके किस रचना के कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली? तो सूर सागर के कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न का दिया हुआ, तुलसीदास जी की कौन सी रचना है जो विश्वविख्यात है? ये जो रचना है इनकी श्रीमद् यानी रामचरितमानस है, बहुत ही विख्यात है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? ये दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। और कबीर भक्ति काल की किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? कबीर जो थे ये भक्ति काल के किस का यानी शाखा के कवि थे? ये निर्गुण ज्ञान सराय यानी शाखा के कवि थे। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, कबीर की प्रमुख रचनाएं आपको बताना है। कबीर के रचनाओं की बात करें तो साखी, सबद और रामायणी इनकी रचनाएं हैं। और कबीर की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? बीजक। जो कबीर की जो रचनाओं का जो संग्रह है उसका नाम है बीजक, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, केशव किस प्रकार के कवि थे? आपको बताना है। यदि हम केशव की बात करें तो केशव जो थे मूलतः अलंकारवादी कवि थे। ये जो कवि थे ये अलंकारवादी कवि थे, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, केशव की रचनाएं आपको बताना है। केशवदास के रचनाओं की बात करें तो रामचंद्रिका, रसिक प्रिय, कवि प्रिय, विज्ञान गीता, ये सभी इसकी रचनाएं हैं, ठीक है, देख लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बिहारी की बहुज्ञता की पर आपको प्रकाश आपको डाल देना है। इसके बाद आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो इसकी यदि हम बहुज्ञता की यदि हम बात करें तो इसमें जो है इसमें आपका गणित का ज्ञान और ज्योतिष ज्ञान इसका मेन थे, ठीक है। इसमें अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, इसकी उक्ति क्या है? ये रामचंद्र शुक्ल जी की है, ठीक है। किसकी उक्ति है? ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह है प्रश्न। धनानंद का संबंध रीत काल की किस काव्य धारा से है? रीत स्वच्छद काव्य धारा से है, ठीक है। अगला प्रश्न का दिया हुआ, धनानंद किस यानी सम्राट के दरबारी के मीर मुंशी थे? ये आपका मोहम्मद शाह रंगीले के थे। अगला प्रश्न का दिया, धनानंद ने किस संप्रदायवाद में दीक्षा ली थी? ये आपकी निम्बार्क संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न का दिया, धनानंद ने प्रेम मार्ग को कैसे बताया है? अत्यंत सीधा बताया है। अगला प्रश्न का दिया, धनानंद की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सुजान हित है इसकी प्रसिद्ध रचना। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, धनानंद की कविता का आपको वर्ण विषय क्या है? आपको बताना है। प्रेम का पीर है। अगला प्रश्न आपका दिया, धनानंद की काव्य यानी कला पर आपको प्रकाश डालना है। इनकी काव्य कला कैसी थी इसके बारे में हमको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो धनानंद की जो रचनाएं हैं ये 2 भाग यानी वर्गों में विभाजित हैं, लौकिक एवं भक्तिपरक रचनाओं में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रसाद को किस काव्य कृत पर मंगला प्रसाद यानी पारितोषिक प्रदान दिया गया है? तो यदि हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका जो काव्य कृत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक जो इनको प्रदान किया गया था ये कमायनी के लिए दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, जयशंकर प्रसाद की कमायनी में कितने सर्ग हैं? और प्रथम और अंतिम सर्ग का आपको नाम बताना। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है।
जयशंकर प्रसाद की जो कृत कामायनी में 15 सर्ग हैं, ठीक है। इसके प्रथम सर्ग का नाम है चिंता और अंतिम सर्ग का नाम है आनंद, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपके पाठ्यक्रम में कामायनी का कौन सा सर्ग संकलित है? ये आपका श्रद्धा सर्ग जो है संकलित है, श्रद्धा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, किस आलोचक ने पंक्त को सुंदर का कवि माना है? यानी किस आलोचक ने पंत जी को, सुमित्रानंद पंत जी को सुंदर का कवि माना है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने पंत जी को एक सुंदर कवि के रूप में माना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पंत जी को किस कृत का तथा कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? पंत जी को जो था कला और बूढ़ा चांद नामक कृत पर 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पंत जी की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? पंत जी की, सुमित्रानंद पंत जी की कौन सी कविता है जो आपके पाठ्यक्रम में, आपके सब्जेक्ट सिलेबस में है? तो इसकी हम बात करें तो मौन निमंत्रण, प्रथम रस्म या धरती कितनी देती, ये सभी संकलित हैं, ठीक है। पंत जी का कौन सा महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है? पंत जी का लोकायतन महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है, और लोकायतन है, ठीक है। ये लोकायतन महाकाव्य है इनका, जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा करुणा तथा वेदना कवित्री हैं, और उनके लिए दुख ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उनका काव्य प्रेम विरह की सूक्ष्म एवं मानविक अनुभूतियों का काव्य कहा जाता है, इसलिए लोग उन्हें आधुनिक मीरा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीन तू मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इसका केंद्रीय हम भाव की बात करें तो इस कविता में महादेवी वर्मा ने अद्वैत भावना का प्रस्फुटन कर अज्ञात यानी प्रियतम के साथ भावात्मक यानी संबंध स्थापित किया, और कवित्री कहती है कि मैं तुम्हारे बिना भी हूँ और उसमें से निकलने वाली रागनी भी मैं ही हूँ, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज्ञा को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आज्ञा की हम बात करें तो इनको जो है आंगन के पार द्वार जो है, इस कृति पर इन्हें अकादमिक पुरस्कार आपको मिला था। अगला प्रश्न का दिया हुआ, आज्ञा को किस काव्य कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? आज्ञा जी की थी जो नाव में कितनी बार, ये जो कृत थी इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आज्ञा जी की 5 रचनाओं की हम बात करें तो इसके यानी एथिलेयम सन इसकी पहली रचना है। हरी घास पर दक्ष भर, ये जो रचना है 1949 में आई थी। और तीसरी रचना जो है बावरा अहेरी आंगन के पार कितनी नाव में कितनी बार, ये सभी इसकी रचनाएं हैं। आज्ञा जी की उस रचना का नाम बताइए जिन्हें उन्हें काव्य एवं यानी उपन्यास दोनों लिखे। नदी के द्वीप जो है इसमें इन्होंने काव्य और उपन्यास दोनों लिखे थे। नदी के द्वीप कविता में नदी किसकी प्रतीक है? यदि नदी की बात करें तो ये नदी जो है समाज एवं सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। आज्ञा जी के द्वारा वात्सल सिद्ध की स्थापना कैसे हुई, यानी कैसे हुई की स्थापना? देखिए, आज्ञा जी को भारतीय ज्ञान पुरस्कार से मिली धनराशि का उपयोग वात्स्य निधि की स्थापना हेतु उन्होंने किया, ठीक है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ है? मुक्तिबोध की हम बात करें तो इनका जो जन्म है 1917 ईस्वी में ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ था। अब मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानंद माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। अब मुक्तिबोध के विशेषताएं क्या है? काव्य की 2 विशेषताएं की हम बात करें तो ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे और आत्मसंघर्ष की भावना का इन्होंने चित्रण किया। अगला प्रश्न का दिया हुआ है, मुक्तिबोध की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? यदि मुक्तिबोध की हम बात करें, इनकी कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो विचार आते हैं भूल जाते हैं, ये जो है कविता है ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? नागार्जुन के पूरे नाम की बात करें तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का पूरा नाम है। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का पूरा नाम है। और नागार्जुन जी की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो नागार्जुन की हम बात करें कविता की कौन सी आपके पाठ्यक्रम में, ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए आपके ही पाठ से हैं, तभी इनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये
अकाल और उसके बाद बादल को घिरते हुए, ठीक है। ये सभी इनके जो कविताएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, नागार्जुन के कविता संग्रहों के नाम आपको लिखना है। इनके कविता संग्रह कौन कौन से थे, जैसे कि आपका युगधारा, सतरंगी पंखे वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, चंदना, खिचड़ी देखने हमें, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का यानी कोरस, हजार बार बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली, ये सभी इसकी जो हैं कविता संग्रह हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, नागार्जुन प्रगतिशील कवि थे। आपको स्पष्ट करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के सबसे देखा जाए तो स्पष्ट आपको करना है। देखिए, नागार्जुन के काव्य में जहाँ एक और प्रगतवाद काव्य की मनोवृत्तियों का विस्तार है, वहीं दूसरी ओर प्रयोग और परंपरा के प्रति आदर भावना एवं रुझान है। उसकी मूलवर्ती चेतना प्रगतिशील एवं प्रगतिकामी, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का पुष्ट होने के कारण विकास क्रम विस्तृत है, और जनवादी और साम्यवादी विचारधारा से को यानी आदर देने के कारण नागार्जुन के काव्य में हमें उसकी निश्चित एवं अत्यंत सूक्ष्म गहन अभिव्यक्ति मिलती है, और काव्य के जीवन में जीवांत रूप से शाश्वत जीवन मूल्यों का समावेश हुआ, और जन कल्याण की भावना में उनमें काव्य विरोध एवं आक्रोश को लगातार पल्लवित करने का प्रण ठान लिया, और तभी सात्विक कर्म क्रांति स्वर उसके काव्य में उमड़ पड़ी। आपको देख लेना एक बार। बादल को घिरते देखा, कविता का आपको भावार्थ आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बार आपको देख लेना है। यदि बादल को घेरते देखा, यदि इसकी ये जो कविता है नागार्जुन के कविता संग्रह में यानी युगधारा से संकलित है, इसमें कवि ने बादल व प्राकृत के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। इस कविता में बादल की प्राकृत के बारे में कवि का अपना चिंतन है, और यह बादल कालिदास के मेघदूत और विरही के पास संदेश लेकर जाते हैं कि इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मार्ग की बेचैनी बर्फीली घाटियों के इस कंदन करते। आपको देख लेना है, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अकाल और उसके बाद पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो अकाल और उसके बाद नामक प्रस्तुत कविता की रचना बंगाल के अकाल पर हुई थी, और इस कविता में तत्कालीन स्थिति एवं यथार्थ संवेदनापूर्ण चित्रण किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह का आपको नाम लिखना है। इसके निबंध संग्रह की बात करें तो कहानी अनकहानी इसकी निबंध होगी, ठेले पर हिमालय, पश्यंती इसकी जो है निबंध है। धर्मवीर भारती के सभी काव्य संग्रहों की यदि हम बात करें तो काव्य संग्रह की है ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ये सभी इसके ये काव्य संग्रह है। यदि इसकी हम कहानी संग्रह की बात करें तो चांद और टूटे लोग, बंद गली का आखिरी मकान, अमूर्तों का गाँव, ये सब इसकी कहानी संग्रह है। धर्मवीर भारती की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जैसे कि बवाई का गीत, कविता की मौत, ये सभी संकलित हैं, ठीक है। फिर बवाई का गीत का भावार्थ बताना है आपको। बवाई का गीत की भावार्थ की यदि हम बात करें तो यह इसकी आपको भावार्थ देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीडियो को रोक के एक बार कविता की मौत, कविता का क्या भावार्थ है ये भी आपको देख लेना है। इनकी जो संकलित आपके पाठ में इसका भावार्थ क्या है, ठीक है। फिर अगला आपको देखना है धूमिल का पूरा नाम क्या है, धूमिल का जन्म कहाँ कब हुआ। धूमिल के पूरे नाम की बात करें तो सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। इनका जो जन्म था 9 नवंबर 1936 ईस्वी को वाराणसी के खेवली यानी पांडेयपुर गाँव में हुआ था। और धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस रचना पर मिला था, इनको जो पुरस्कार मिला था 1979 ईस्वी में कल सुनना मुझे संग्रह पर इनको मिला था। शोध की परिभाषा हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम प्रश्न देखने को मिलेगा। शोध की यदि हम परिभाषा की बात करें तो शोध नए तत्वों की खोज ही नहीं बल्कि तत्सम्मत व्याख्या है। नरेंद्र ने भी इसकी डिफिनेशन दी है कि अनेकता की एकता की सिद्ध का ही सत्य, इसी का अर्थ आत्मा का साक्षात्कार है। अतः शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के
साक्षात्कार से अधिक निकट है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको देख लेना है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ साहित्य में शोध की प्रमुख प्रवृत्तियों का आपको नाम उल्लेख करना है। यदि इसकी प्रवृत्तियों की बात करें तो ऐतिहासिक शोध विधि इसमें था, वर्णनात्मक था और प्रयोगवाद शोध विधि थी। ठीक है, सभी आपको देख लेना है। इतने प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न आपको देख लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं कोई वीडियो छोड़ता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलता हूँ वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।